कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा के जन्म दिवस पर उन्हें कॉल करके शुभकामनाएं दी और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी। इसके क्या मायने हैं भारत, चीन और तिब्बत के लिए, इसी पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले समझें कि 2017 में जब डोकलाम, जो कि भारत, चीन और भूटान की सीमाओं पर स्थित है, वहां पर जब कई सप्ताहों तक भारतीय और चीनी सेनाएं आमने सामने रही थी, उसके बाद से जो वार्ताएं हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी वार्ता हुई थी, तब से भारत ने सार्वजनिक रूप से तिब्बती नेताओं और दलाई लामा से मेल जोल को कम कर दिया था। यहां तक कि 2018 में कैबिनेट सचिव ने सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को पत्र लिखकर यह निवेदन किया था कि वे भारत में तिब्बत संबंधी जो भी कार्यक्रम हो उसमें सम्मिलित न हो। यहां तक कि दलाई लामा के भारत आने के 60 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम था वह भी नई दिल्ली से स्थानांतरित करके धर्मशाला में कर दिया गया था। भले ही वहां पर कांग्रेस और भाजपा के कुछ नेता गए थे, यहां तक कि केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि संस्कृति विभाग के हैं महेश शर्मा, वे भी इसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन उन्होंने यह सावधानी बरती कि भारत और तिब्बत की निकटताएं अधिक न दिखें या चीन को परेशान न करें। लेकिन 2014 से भारत ने जैसी मुद्रा अपनाई थी यह उससे काफी अलग था, क्योंकि तिब्बत के जो निर्वासित राष्ट्रपति हैं, जिसे तिब्बती सिक्योंग कहा जाता है, उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था। 2016 में दलाई लामा को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया था और साथ ही 2017 में जब डोकलाम के कुछ महीने पहले की यह बात है, तब दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग जाने की अनुमति दी गई थी। यहां तक कि 2017 में जब डोकलाम में यह तनातनी चल रही थी, उस बीच भी तिब्बती सिक्योंग को पेंगोंग त्सो में तिब्बती झंडा फहराने की अनुमति दी गई थी। फिर भारत ने इस प्रकार की मुद्रा बदल दी, लेकिन जब से पिछले वर्ष चीन के साथ सीमा पर तनातनी हुई है और अगस्त 29-30 की मध्य रात्रि को जब एसएसएफ के जवानों ने कैलाश पर्वत श्रृंखला की रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था, उसमें एक जवान ऐसा भी था जो बाद में माइंड ब्लास्ट में शहीद हो गया था। उनके अंतिम संस्कार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, उसमें भाजपा नेता भी गए और वहां पर तिब्बती झंडों को भी लहराते हुए देखा गया और तब से ही समझा जा सकता है कि भारत तिब्बत को अपना समर्थन दे रहा है। और अब यह जो फोन कॉल हुई है वह भी उसी प्रकरण में एक दूसरी कड़ी है। वैसे ध्यान दें तो चीन चाहता है कि जो भी दलाई लामा का उत्तराधिकारी हो उसे चीन ही चुने। साथ ही चीन की नजर इस पर भी है कि वह तिब्बती बौद्धों का चीनीकरण कर सके। इस तिब्बती बौद्धों के चीनीकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें कई सारे सीसीपी के बड़े नेता और राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष शी जिनपिंग ने यह कहा था कि वे चाहते हैं कि जो समाजवादी समाज है चीन का, उससे जुड़े तिब्बती बौद्ध और उनका विकास चीन के संदर्भ में भी हो। साथ ही 2003 में जहां तवांग को दलाई लामा कहते थे कि वह तिब्बत का भाग है, वे मानने लगे हैं कि यह भारत का भाग है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान दें कि तवांग में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो कि लासा के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था और इसका निर्माण 5वें दलाई लामा ने करवाया था। इसलिए तवांग का महत्व और बढ़ जाता है और इसलिए चीन बार बार प्रयास कर रहा है कि वह तवांग पर अपना कब्जा करे, क्योंकि यदि तवांग में, जो कि भारतीय तिब्बती समुदाय के बीच में ही होगा, वहां पर यदि एक उत्तराधिकारी चुन लिया जाए दलाई लामा को, तो ये चीन के हक में नहीं होगा, क्योंकि वह तिब्बती समुदाय पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाएगा। और इसके लिए चीन यह तक कह रहा है कि 1792 से जैसे दलाई लामा की चयन प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें उसके अनुसार केंद्रीय सरकार की भी स्वीकृति ली जाती थी, उसी प्रक्रिया के तहत अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए तिब्बती बौद्धों को यह करना चाहिए कि उसे सीसीपी को हस्तक्षेप का अधिकार देना चाहिए दलाई लामा को चुनने में। वहीं भारत ने सार्वजनिक रूप से तो नहीं कहा है कि दलाई लामा को चुनने में उसे कोई प्रभाव चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स में आया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत के उच्च सुरक्षा अधिकारियों के बीच यह चर्चा हुई है कि वे किस तरह से दलाई लामा के चयन में अपना प्रभाव डाल सकते हैं। और अभी
जनवरी से मार्च के बीच 5 सभाएं आयोजित की गई थी, जहां पर बौद्ध संप्रदाय के अलग अलग संतों को बुलाया गया था और इसके माध्यम से भारत चाहता है कि वह तिब्बती समुदाय पर अपना प्रभाव कर सके, जिसका प्रभाव दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने में जाए। वैसे ध्यान दें तो हाल में जैसे यूएस और भारत निकट आ गए हैं, उससे भी चीन को समस्या है, क्योंकि चीन को यह लगने लगा है कि तिब्बत के मुद्दे पर भी भारत और यूएस एक साथ हो जाएंगे। दिसंबर 2020 में ही यूएस में एक चीज पारित हुई जो यह कहती थी कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार सिर्फ तिब्बती बौद्ध समुदाय के पास होना चाहिए और इसमें पीपल रिपब्लिक चाइना की सरकार का कोई भी हस्तक्षेप यदि होगा तो यूएस उसका विरोध करेगा। ऐसे में तिब्बत के लिए यह संकेत है कि भारत उसके साथ खड़ा है और अब आगे की प्रक्रियाओं पर भी हमारी नजर रहेगी। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।